नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। इसे सुनने से सास बहू में बहुत ही प्रेम बना रहता है। सास बहू अपने रिश्ते को अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसलिए सास बहू को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। यह नीलकंठ पक्षी की कहानी है। नीलकंठ पक्षी का नाम भगवान शिव के ऊपर रखा गया है, क्योंकि विष को पान करने के बाद भगवान शिव का भी नीलकंठ नाम पड़ गया था। उसी तरीके से इस पक्षी का रंग भी नीला होता है, जिसकी वजह से इसे नीलकंठ कहा जाता है। यह बहुत ही शुभ पक्षी होता है और बहुत ही समझदार होता है। यह बहुत ही शांत स्वभाव का पक्षी होता है और अक्सर कहा जाता है कि दशहरे के समय इसे देख लेना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे जीवन में तरक्की होती है, हम विकास के पथ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के अंत में नीलकंठ पक्षी 4 ऐसी बातें बताता है जिसे सुनने से सास बहू में हमेशा ही प्रेम बना रहेगा। घर परिवार में कलह नहीं होगी, आपके बच्चे आपस में मिलजुल कर रहेंगे। एक गांव में देवी माँ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर नीलकंठ पक्षी का एक जोड़ा रहता था। नीलकंठ की पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अगर वह अपने पति को 1 मिनट के लिए भी ना देखती तो परेशान हो जाती। नीलकंठ पक्षी भी अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसे बहुत ही आदर सम्मान के साथ अपने घर में रखता था। इसी तरह से समय बीतने लगे। नीलकंठ के दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कभी भी लड़ाई नहीं करते थे। झगड़े लड़ाई कैसा होता है वे तो इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी किसी पक्षी के बीच में लड़ाई होने लगती तो दोनों पति पत्नी उसके झगड़े सुलझाने जाया करते थे और उसे अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे और ये समझाया करते थे कि लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ होता है। इस छोटी सी ज़िंदगी में क्या लड़ाई झगड़ा करना, प्यार से रहने के लिए ही ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए प्रेम से रहो। बेवजह लड़ने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, उल्टा हमारे मन की शांति भी भंग हो जाती है, हमारे जीवन से सुख चला जाता है। इसी तरह समझाकर हर किसी के घर का झगड़ा वह नीलकंठ पक्षी शांत कर देता था और सभी पक्षी उसका बड़ा ही सम्मान करते थे, क्योंकि उन दोनों के घर में कभी कलह नहीं होती थी। इसलिए सभी पक्षियों के बीच में वह श्रेष्ठ माना जाता था और सभी पक्षी उससे अच्छी सीख लिया करते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। इसी बीच नीलकंठ की पत्नी गर्भवती हो गई और थोड़े ही दिनों बाद उसने 4 अंडे दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अंडे पक जाने के बाद उसमें से 4 बच्चे निकले। अब तो नीलकंठ की पत्नी और उसके पति के खुशी का ठिकाना नहीं था। वे अपने बच्चों के आने से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें तो दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी। वे अब सोचा करते थे कि हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया है। 4 बेटे हुए हैं तो 4 बहुएं भी आएंगी, पोते पोती होंगे, वे हमें मान सम्मान देंगे और हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। इसी तरह हंसी खुशी दिन उनके बीतने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। समय के साथ साथ बच्चे अब युवा हो चुके थे। अब नीलकंठ पक्षी को उन बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब हमारे बच्चे युवा हो चुके हैं, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए ताकि इनका भी वंश वेल आगे बढ़ सके और ये भी सुखी जीवन व्यतीत कर सके। नीलकंठ पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा, स्वामी आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों का उचित समय पे विवाह कर देना ही उचित होता है। दोनों पति पत्नी अब अपने बच्चों की शादी की तैयारी में लग गए। नीलकंठ पक्षी चारों तरफ अपने बच्चों की शादी की बात चलाने लगा। नीलकंठ पक्षी अपने बेटों के लिए सुंदर और योग्य बहू की तलाश करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने चारों बेटों के लिए सुंदर बहू की तलाश कर ली, योग्य और सुशील बहू की तलाश कर ली। नीलकंठ पक्षी ने अपने चारों बेटों का विवाह कर दिया। अब तो नीलकंठ पक्षी के घर में 4 बेटों के साथ 4 बहुएं भी आ गई थी। अब दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे और बड़े ही खुशी से अपने बहुओं के साथ रहना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ बहुओं के रिश्ते में कड़वाहट आने लगा। चारों बहुएं एक दूसरे से द्वेष करने लगी, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगी। वे एक दूसरे से हमेशा हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लगी। इस पर नीलकंठ पक्षी बड़ा ही परेशान रहने लगा। उसने तो कैसी हंसी खुशी और सुखमय जीवन की कल्पना की थी, लेकिन अब तो अक्सर ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, तुम चारों बहुओं को समझाती क्यों नहीं कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती, मैं क्या ही कर सकती हूँ जब इन्हें खुद ही अकल नहीं है।
नीलकंठ की पत्नी जब भी अपने बहुओं को समझाने जाती तो झगड़े को और बढ़ा देती, उल्टा उन्हें डांटने लगती और अक्सर यही कहा करती थी कि तुम लोग खाना अच्छा नहीं बनाती हो, खाने में कम तेल डालो, मिर्ची ज़्यादा डालो तो मसाला कम डालो, तो खाना इतना बर्बाद मत करो, इतना ना बनाओ तो उतना ना बनाओ। इसी प्रकार कहते कहते हुए वह झगड़े को और भड़का देती थी। अब तो हर रोज ही नीलकंठ पक्षी के घर में झगड़े होने लगे। नीलकंठ पक्षी के समझाने पे उसकी पत्नी कहती, स्वामी यह घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस घर में हमेशा से ही मेरा हुक्म चलता आया है और हमेशा मेरा ही हुक्म चलेगा। कल की आई हुई बहुएं मुझ पे राज नहीं चला सकती, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। जब बहुएं अपनी सास की ऐसी बात सुनती तो वे और भड़क जाती और ही जोरों शोर से झगड़ा करने लगती। अब तो नीलकंठ पक्षी बड़ा ही दुखी रहने लगा था। ना तो उसके बेटे उसकी बात सुनते थे और ना ही बहुएं सुनती थी और ना ही नीलकंठ पक्षी की पत्नी ही अब पहले जितना उससे मान सम्मान देती थी और उसकी बात सुनती थी। नीलकंठ पक्षी इसी तरह से दुख में जीवन व्यतीत करने लगा। थोड़े थोड़े दिनों पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन नीलकंठ पक्षी के 4 बेटे और 4 बहू नीलकंठ पक्षी के पास गए और बोले, पिताजी अब हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये लोग हमेशा ही आपस में अक्सर लड़ती रहती हैं। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कम से कम शांति से रह पाएंगे और एक दूसरे से इतना कलह नहीं होगा, इतना कलेश नहीं होगा। नीलकंठ पक्षी ने समझाने की कोशिश की कि बेटे मिलजुल के रहने में ही भलाई है, लेकिन किसी ने नीलकंठ पक्षी की बात नहीं सुनी और अलग अलग होने की ठान ली। आखिर नीलकंठ पक्षी क्या करता, उसने सबको अलग अलग कर दिया और सबका बंटवारा कर दिया। अब सभी का खाना अलग अलग बनने लगा। अब सबकी पत्नी 4 चूल्हे पे खाना बनाने लगी। नीलकंठ पक्षी की पत्नी भी अपने लिए अलग खाना बनाया करती थी। अब नीलकंठ के घर में 5 चूल्हे जलने लगे। जहाँ महीने का 200 रुपये खर्चा आता था वहीं महीने का 500 रुपये खर्चा आने लगा। यह सब देखकर नीलकंठ पक्षी बहुत ही चिंतित रहने लगा कि अब तो उसके घर का सर्वनाश निश्चित ही है। इसी तरह से चिंता में डूबा हुआ वह अपनी जिंदगी जीने लगा। जब भी किसान के बेटे काम से थके हारे घर लौट कर आते तो किसान की बहुएं एक दूसरे का कान भरने लगती और एक दूसरे के खिलाफ अपने पति का भड़काने लगती और कहती, आपके चले जाने के बाद मुझे सास ने ऐसे बोला तो मुझे जेठानी और देवरानी ने ऐसे बोला। इसी तरह की बातों से भाई भाई का प्रेम बिल्कुल ही खत्म हो गया। देवरानी और जेठानी में कोई लगाव नहीं था। उन सबको तो एक दूसरे का मुंह देखना भी अपसंद नहीं था और जब भी उनके पति का मायके आते तो उनकी पत्नियां अलग अलग चीज़ों की फरमाइश करती। इससे उनके बहुत ही व्यर्थ खर्चे होने लगे, जिससे उनके घर में तंगहाली होने लगी। धीरे धीरे नीलकंठ के पक्षी कर्ज में डूब गए। अब तो नीलकंठ के बच्चे इतने तंगहाली में आ चुके थे कि उनके पास खाने के लिए दाने भी नहीं होते थे। वे जो भी कमा के लाते उनकी पत्नियां व्यर्थ में खर्च कर देती, फालतू की चीज़ें खरीदती रहती, फालतू की चीज़ों में सारे पैसे को व्यर्थ में उड़ा देती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा परिवार तो बहुत छोटा है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसी तरीके से अब नीलकंठ का परिवार बर्बाद होता जा रहा था। जब नीलकंठ के 4 बेटे धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगे तब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनके माता पिता सही थे और उन्हें सही राह दिखा रहे थे। अपनी पत्नियों की बात सुनकर उन्होंने बहुत ही गलत किया। वे अब अपने अलग होने के फैसले पे पछता रहे थे और मन में ऐसा विचार कर रहे थे कि अगर हम अपने माता पिता से माफ़ी मांग ले तो वे अवश्य ही हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है कि कितनी भी गलती करने के बाद वे अपने बच्चों को अवश्य ही माफ़ कर देते हैं। ऐसा ही विचार करते 4 बेटे और बहू अपने माता पिता के पास गए और वहां जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे और बोले, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके खिलाफ जाकर बहुत ही गलत हमने निर्णय ले लिया है, जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं। हम बहुत ही बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं। नीलकंठ पक्षी ने जब अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनी तो वह आंखों से आंसू-धार बहाने लगा और रोते हुए उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और उन्हें माफ़ कर दिया। माता पिता होते ही ऐसे हैं, चाहे बच्चे जितनी भी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि वे अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाते हैं। नीलकंठ ने उन्हें माफ़ करते हुए कहा कि पुत्रों और बहुओं मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अपने जीवन में इन 4 बातों को उतार लोगे तो जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं होगी, कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ोगे और हमेशा ही एकजुट होकर हर मुसीबत का सामना कर पाओगे।
नीलकंठ पक्षी कहता है कि मेरी पहली बात ध्यान से सुनो। बंदी बुहारी लाख की और बिखरा पाछे खाक की। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब झाड़ू एक धागे से बंधा होता है और एक साथ होता है तो कचरा साफ करने के काम आता है और वह घर को स्वच्छ करता है। और वही झाड़ू जब बिखर जाता है तो खुद एक कचरा बन जाता है और लोग उसे उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं। इसीलिए पुत्रों, एकता में ताकत होती है, एकता में बड़ा ही बल होता है। जब तुम एक साथ रहोगे तब तुम्हारा मान सम्मान अलग होगा, और जब तुम बिखर जाओगे तो कोई भी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात वे नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा एकता में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है और एकता में बड़ा ही बल होता है। जब तुम्हें एक एक लकड़ियां अलग अलग करके दी जाएंगी तो तुम उसे आसानी से तोड़ पाओगे, और जब तुम्हें लकड़ी का एक गट्ठर दे दिया जाए तो ना तो तुम उसे आसानी से उठा पाओगे और ना ही आसानी से तोड़ पाओगे। इसलिए हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। जब तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हारा शत्रु तुम्हें आसानी से हरा देगा और आसानी से तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। और जब तुम एकजुट होकर रहोगे तो कोई भी तुमसे टकराने का सोच भी नहीं सकता। तीसरी बात, वो नीलकंठ पक्षी अपने बच्चों को समझाता है और कहता है कि पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी इस बात को गांठ बांध के रख लो। अपनी पत्नियों को कभी भी सर पे इतना नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नियों को प्रेम मत करो, तुम अपनी पत्नियों को बहुत प्रेम करो, बहुत मान सम्मान दो, लेकिन उतना ही जिससे कि हमेशा के लिए मान मर्यादा बनी रहे। ऐसा कभी मत करो कि तुम उनके इशारे पे नाचने लगो और अपने परिवार को ही तोड़ दो। हमेशा अच्छे बुरे में फर्क करना सीखो। इस बात को जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी पत्नी जो मांग कर रही है वो सही है या गलत। इससे तुम्हारे परिवार की एकता पे क्या असर पड़ेगा। अगर उसकी मांग सही है तो उसे पूरा करो, और अगर उसकी जिद गलत है तो उसे कभी पूरा मत करो। चौथी बात में वो नीलकंठ पक्षी अपने बच्चों से कहता है कि हमेशा व्यक्ति को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितना कि उसका चादर हो। अगर चादर से ज़्यादा पांव पसारोगे तो तुम्हारे पैर दिखने लगेंगे और तुम्हारी इज्जत खराब होगी इस समाज में। इसलिए हमेशा जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कहने का ये तात्पर्य है कि जितनी आपकी आमदनी है उतना ही खर्च करें। अगर अपनी आमदनी से अधिक खर्च करेंगे तो आप हमेशा कर्जे में डूबते जाएंगे और कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। सुखी जीवन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हों, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप जितना कमाते हों उसी में से कुछ न कुछ बचा के अपने भविष्य के लिए रखना चाहिए। अगर आप 2 रुपये कमाते हों तो 1.5 रुपये खर्च कीजिए और 50 पैसे को अपने भविष्य के किस जरूरी खर्चों के लिए बचा के अवश्य रखिए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा धन आपके पास शेष जमा होता रहेगा, जिससे कि कोई भी विपत्ति अगर भविष्य में आपके ऊपर आए तो आप उसका आसानी से सामना कर सके। नीलकंठ की बातें सुनकर नीलकंठ के बच्चों को यह बात समझ आ जाती है और वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा ही इन बातों का ख्याल रखेंगे और आपने हमें जो जो सीख सिखाया है उसे हम हमेशा ही सबक लेते रहेंगे और कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि हमें ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़े। अगर हम इंसान भी नीलकंठ की इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो किसी भी परिवार में लड़ाई नहीं होगी, कोई भी परिवार कर्ज में नहीं डूबेगा और सास बहू भी अपने रिश्ते में ये समझ पाएंगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कभी बहू थी वो आज सास है और जो अभी बहू है वो भी कल सास बनेगी। बहू को सास को कितना सम्मान देना है और सास को भी बहू को किस तरह स्वीकार करना है, इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख सीखने को मिलती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस कहानी को सुनने के बाद इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करें और नीलकंठ की इन बातों को हमेशा याद रखें कि कैसे एक पक्षी होकर उसने अपने परिवार को संभाल लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।